तुम्हारी यही बात तो तुम्हें अजीम बना देती है, तनवीर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कनर जेकार दरमियाने कद और चुरेरे बदन का आदमी था। वो इस वक्त एक वॉच टावर पर बैठा दूरबीन लगाए आंखों से दूर दूर तक फैले हुए समंदर का जायजा ले रहा था कि अचानक पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बाज उठी। उसके साथ बैठे हुए दूसरे आदमी ने रिसीवर उठा लिया। वॉच टावर 21, इस आदमी ने कहा। कर्नल जेकार्ड यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ कर्नल जेकार्ड के कानों में पड़ी तो उसने चौंक कर दूरबीन आंखों से हटाई और हाथ बढ़ाकर रिसीवर पकड़ लिया। यस, कर्नल जेकार्ड बोल रहा हूँ। कर्नल जेकार्ड का लहजा कुदरती तौर पर सख्त था। चीफ आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, कर्नल जेकार्ड ने कहा। हेलो कर्नल जेकार्ड, मैं डीन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। यस डीन, क्या बात है? तुम्हारे लहजे में मुसरत की झलकियां नुमाया हैं, कर्नल जेकार्ड ने कहा। इत्तला ही ऐसी मिली है कर्नल जेकार्ड। इमरान और उसके साथियों को नाराक में हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से मुसरत भरे लहजे में कहा गया। ओ कब, किसने इत्तला दी है? कर्नल जेकार्ड भी डीन की बात सुनकर उछल पड़ा। यहाँ मेरे दफ्तर में आ जाओ, फिर तफसील से बातें होंगी, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान और उसके साथी ख़त्म हो गए। हैरत है, कर्नल जेकार्ड ने इस तरह बड़बड़ाते हुए कहा जैसे उसे इस बात पर यकीन ना आ रहा हो। बहरहाल वो उठा और टॉवर से नीचे उतरता चला गया। थोड़ी देर बाद वो डीन के कमरे में दाखिल हो रहा था। डीन के चेहरे पर बेपनाह मुसरत के तासुरात नुमाया थे। ये सब कैसे हुआ? क्या वाकई ऐसा हुआ भी है या नहीं? कर्नल जेकार्ड ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, फ्रांको ने इत्तला दी है और फ्रांको की इत्तला हतमी होती है। उसका ग्रुप मुसलसल इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर रहा था। आखिरकार उन्होंने उसे ट्रेस कर लिया। 4 अफराद का ग्रुप था, चारों का खात्मा कर दिया गया है। डीन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या तुमने चेक कर लिया है कि जो कुछ फ्रांको ने बताया है वो दुरुस्त है? कर्नल जेकार्ड ने कहा। क्या मतलब? फ्रांको झूठ बोलने वाला आदमी ही नहीं है। इस मामले में मुझे उस पर 100% एतमाद है, डीन ने कहा। होगा एतमाद, लेकिन क्या मरने वाले वाकई इमरान और उसके साथी हैं? कर्नल जेकार्ड ने कहा। हाँ, फ्रांको ने उनके मेकअप साफ करके उन्हें बाकायदा शनाख्त किया है और इतना ही काफ़ी है, डीन ने जवाब देते हुए कहा। देखो डीन, मुझे बजाते खुद तो तुम्हारी बात पर शक जाहिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं कि इमरान और उसके साथी ऐसे खेल खेलने के आदी हैं। ऐसे खेल एक बार नहीं, वो हज़ारों बार खेल चुके हैं। बाद औक़ात तो उनकी लाशें भी ज़िंदा हो जाती हैं। इसीलिए ये बात तुम्हारे अपने मफाद में है कि तुम कम अज़ कम इमरान के मामले में इस तरह का अंधा एतमाद किसी पर ना करो। कर्नल जेकार्ड ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि ये सब कुछ ड्रामा हो सकता है, लेकिन किस तरह? डीन ने हैरान होते हुए कहा। पहली बात तो ये है कि इमरान और उसके साथी हलाक ना हुए होंगे। उनकी जगह कोई और लोग हैं जिन पर इमरान और उसके साथियों ने अपना डबल मेकअप करके उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया होगा। डबल मेकअप से मतलब है कि पहले उन पर अपना एशियाई मेकअप किया और फिर उस पर दूसरा एक्रीमी वाला मेकअप। चुनाचे जब वो हलाक हुए तो तुम्हारे फ्रांको ने उनका ऊपर वाला मेकअप साफ किया तो नीचे से एशियाई मेकअप निकल आया और वो मुतमईन हो गया कि उसने वाकई इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर दिया है। दूसरी बात ये कि तुम्हारा दोस्त फ्रांको ही इमरान के हाथ लग गया हो और अब फ्रांको की आवाज़ और लहजे में खुद इमरान तुम्हें ये इत्तला दे रहा हो कि इमरान और उसके साथी ख़त्म हो गए हैं। वो फौरी तौर पर आवाज़ की नकल इस तरह उतारने का माहिर है कि तुम उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। उसकी कामयाबी में एक अंसर उसकी इस महारत का भी है, कर्नल जेकार्ड ने कहा और डीन की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओ हैरत है, लेकिन इससे इमरान को क्या फ़ायदा हासिल होगा? डीन ने कहा। फ़ायदा? तुम मुतमईन हो गए। तुम्हारे इत्मीनान की वजह से मैं भी वापस चला गया। यहाँ के हिफाजती इंतजामात भी नॉर्मल हो गए। अब इमरान अपने साथियों समेत किसी भी लम्हे यहाँ किसी भी अंदाज में पहुँच सकता है, कर्नल जेकार्ड ने कहा। ओ वाकई तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, लेकिन अब उसका इत्मीनान कैसे किया जाए? क्या फ्रांको को चेक किया जाए? मैं खुद उसको फ़ोन करूं? डीन ने कहा। नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी। उसने यकीनन जवाबी चेकिंग का बंदोबस्त कर लिया होगा। वो या उसका कोई साथी फ्रांको के मेकअप में मतलूबा जगह मौजूद होगा। क्या तुम किसी ऐसे आदमी से वाकिफ़ हो जो फ्रांको को जानता हो लेकिन फ्रांको उसको ना जानता हो? वो उसके आदमियों से और फ्रांको से हटकर इस सारी कार्रवाई की तस्दीक करे? कर्नल जेकार्ड ने कहा। नहीं, मैं किसी ऐसे आदमी से वाकिफ़ नहीं हूँ और फ्रांको के ग्रुप में सिर्फ फ्रांको से ही वाकिफ़ हूँ, उसके और किसी आदमी से नहीं।
डीन ने कहा, फिर कैसे तस्दीक हो सकती है और तस्दीक होना बेहद ज़रूरी है, कर्नल जेकार्ड ने कहा। उनकी लाशें यहाँ मंगवा लूँ ताकि तुम खुद उनकी चेकिंग कर लो, डीन ने कहा। तो कर्नल जेकार्ड बेइख्तियार चौंक पड़ा। यहाँ नहीं, यहाँ से हटकर किसी और जगह, यहाँ से करीब किसी दूसरे जजीरे पर, कर्नल जेकार्ड ने जवाब दिया। ओके, मैं अभी बात करता हूँ, डीन ने कहा। और इसके साथ ही उसने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया। फ्रांको से बात कराओ, डीन ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद घंटी बज उठी। यस, डीन ने रिसीवर उठाते हुए कहा। फ्रांको से बात करें चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डीन बोल रहा हूँ फ्रांको, डीन ने कहा। यस, कोई खास बात? फ्रांको के लहजे में हैरत थी। फ्रांको, तुम ऐसा करो, इमरान और उसके साथियों की लाशें खसूसी हेलीकॉप्टर पर जजीरा रॉबर्टो भिजवा दो, बल्कि तुम खुद साथ आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, डीन ने कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? दूसरी तरफ से फ्रांको की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल जेकार्ड उन्हें खुद चेक करना चाहता है। दरअसल फ्रांको, मुझे तो तुम पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन कर्नल जेकार्ड का कहना है कि इमरान कोई भी खेल खेल सकता है, इसीलिए वो इमरान और उसके साथियों की लाशों को खुद चेक करना चाहता है। डीन का लहजा माज़रत ख़वाहाना था। मैं लाशें तुम्हारे हेडक्वार्टर पहुंचा देता हूं, फिर इत्मीनान से कर्नल जेकार्ड इन लाशों को चेक करता रहेगा, दूसरी तरफ से फ्रांको ने कहा। नहीं, हेडक्वार्टर में नहीं, मैं उनकी लाशें भी हेडक्वार्टर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जजीरा रॉबर्टो ठीक रहेगा, कर्नल जेकार्ड को मैं वहां भिजवा दूंगा, डीन ने कहा। ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। यहाँ नाराक से लाशें निकालना भी तो मसला होगा। बहरहाल तुम्हारी और कर्नल जेकार्ड की तसल्ली के लिए मैं कुछ करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तुम ऐसा करो कि जजीरा रॉबर्टो में किसी भी जगह हेलीकॉप्टर उतार कर ईगल्स बार में अपनी आमद की इत्तला कर देना। ईगल्स बार का मैनेजर प्राग फौरन तुम्हें मतलूबा जगह पहुंचा देगा और इसके साथ ही वो मुझे इत्तला दे देगा। मैं खसूसी हेलीकॉप्टर पर कर्नल जेकार्ड को वहां भिजवा दूंगा, डीन ने कहा। तुम खुद साथ नहीं आओगे, दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं, कर्नल जेकार्ड आएगा। जब ये तस्दीक कर देगा कि ये वाकई इमरान और उसके साथियों की लाशें हैं तो फिर मैं खुद भी वहां आ जाऊंगा, डीन ने कहा। ठीक है, लाशें मैं बरकी बट्टी में डलवाने ही वाला था कि तुम्हारी कॉल मिल गई। ओके, मैं रॉबर्टो पहुंच जाऊंगा। बेहतर यही है कि पूरी तरह उनके बारे में तसल्ली हो जाए। गुड बाय, दूसरी तरफ से डीन ने कहा और रिसीवर रख दिया। मेरा तो ख्याल है कि फ्रांको को डाज नहीं दिया जा सकता, वो बेहद होशियार और काया आदमी है, डीन ने कहा। सब कुछ मुमकिन है डीन। गो फ्रांको ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की है, इससे मेरा शक व शुबा भी कदरे कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ना जाने क्या बात है कि मुझे उनकी इतनी आसानी से मौत पर यकीन नहीं आ रहा, कर्नल जेकार्ड ने होंठ बेचते हुए कहा। अब तुम खुद जाकर चेक कर लेना, फिर तो तसल्ली हो जाएगी, डीन ने कहा। नहीं, मैं खुद नहीं जाऊंगा। पहले ये बताओ कि रॉबर्टो कितना बड़ा जजीरा है, कर्नल जेकार्ड ने पूछा। हाँ साहब, बड़ा जजीरा है, लेकिन तुम खुद नहीं जाओगे तो फिर कैसे चेकिंग होगी, डीन ने हैरान होकर कहा। मैं अपने एक खास आदमी को भेजूंगा और उसके जिस्म में ऐसा आला फिट करके भेजूंगा जो वहाँ उसकी हर हरकत और गुफ्तगू को यहाँ बाकायदा ट्रांसमिट करेगा। इस तरह हम यहाँ बैठे इस चेकिंग को भी देख लेंगे और इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुन लेंगे। जब पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी फिर कोई कार्रवाई की जा सकती है, कर्नल जेकार्ड ने कहा। ओह गुड, ऐसा आला है तुम्हारे पास, ये तो बेहद कारामद चीज़ है, डीन ने कहा। हाँ, इसराइल की खसूसी ईजाद है, GP5 इसे इस्तेमाल कर रही है। मैं हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर साथ ले आया था, कर्नल जेकार्ड ने कहा और डीन ने इस्पात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा चला जा रहा था। पायलट सीट पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाराक में फॉरेन एजेंट रॉड्रिक बैठा हुआ था, जबकि इमरान इसके साथ और रकबी सीटों पर सफदर, तनवीर और हावर बैठे हुए थे। ये हेलीकॉप्टर रॉड्रिक की मदद से ही हासिल किया गया था। इमरान और उसके साथी एग्रीमेंट मेकअप में थे, जबकि इमरान फ्रांको के मेकअप में था। फ्रांको से मालूमात हासिल करने के बाद इमरान ने फ्रांको को तो हलाक कर दिया था, जबकि खुद उसने रॉड्रिक से मिलकर ट्रांस स्क्वाड के हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए खसूसी इंतजामात किए थे। नाराक में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कई फॉरेन एजेंट्स थे, लेकिन इमरान ने रॉड्रिक का इंतखाब दो वजूहात की बिना पर किया था। एक तो ये कि वो वहाँ के महकमा फ़ोन में आला पोस्ट पर फाइज था और दूसरी बात यह कि उसका कदोकामत भी इमरान से मिलता जुलता था। इमरान ने सबसे पहले तो रॉड्रिक के जरिए ट्रीसा बार में फ्रांको के खसूसी नंबर को अपने रहायशगाह वाले नंबर के साथ तब्दील कराया था। फ्रांको चूँकि उसे बता चुका था कि डीन के साथ सिर्फ उसका लिंक है, इसीलिए वो मुतमईन था कि डीन फ्रांको के इस फ़ोन नंबर के अलावा और किसी से रब्ता नहीं करेगा। और फिर इमरान ने डीन को फ़ोन पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके हलाक कर देने की इत्तला दी, लेकिन उसने जानबूझकर और कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उसे मालूम था कि
डीन जब मुतमईन हो जाएगा तो फिर वो फ्रांको के मेकअप में इत्मीनान से सानकारा जजीरे पर पहुंच जाएगा। रॉड्रिक का इंतखाब उसने इसीलिए किया था कि हो सकता है कि डीन मजीद तसल्ली के लिए अपने किसी आदमी को वहां से भेजे, लेकिन डीन ने सवाए मुसरत के इजहार के और कुछ नहीं कहा था। वो सिर्फ फ्रांको की इत्तला पर ही मुतमईन नजर आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन दोबारा आया और उसने लाशें रॉबर्टो जजीरे पर पहुंचाने का कहा था, क्योंकि इसराइली कर्नल जेकार्ड मुतमईन नहीं था। इमरान ने इसीलिए हामी भर ली कि कम अज कम इस तरह कर्नल जेकार्ड वहां आएगा तो उसे काबू किया जा सकता है। इस तरह भी हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ जा सकता था। चुनाचे उसने राडर की मदद से हेलीकॉप्टर चार्टर किया और अब वो हेलीकॉप्टर में सवार रॉबर्टो जजीरे की तरफ उड़े चले जा रहे थे। इमरान साहब, जेकार्ड की तसल्ली आप किस तरह कराएंगे? वो बेहद होशियार आदमी है, सफदर ने कहा। तनवीर की लाश दिखा दूंगा और बस उसका चेहरा देखकर ही वो जेकार्ड से जेकाल यानी गीदड़ बनकर दुम दबाए भाग खड़ा होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी लाश तो वो देखे या ना देखे, तुम्हारी लाश वो ज़रूर देखेगा और फिर सारी उम्र ख्वाब में डरता रहेगा। तनवीर ने फ़ौरन ही मुंह बनाते हुए जवाब दिया और वो सब हंस पड़े। लाश दिखाने की ज़रूरत ही क्या है? हावर ने कहा तो सफदर चौंक पड़ा। ज़रूरत तो होगी, इसके बगैर वो कैसे मुतमईन होगा? सफदर ने हैरत भरे लहजे में हावर की तरफ देखते हुए कहा, हावर दुरुस्त कह रहा है, हम लाशों की नुमाइश तो बहरहाल नहीं कर रहे होंगे। लाशें ज़ाहिर है जजीरे पर किसी खुफिया मुकाम पर रखी जाएंगी और फिर जैसे ही जेकार्ड वहां पहुंचेगा उसे पकड़ लिया जाएगा और उसकी तसल्ली कर दी जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ गुड, वाकई इस पहलू की तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया था। सफ्तर ने सर हिलाते हुए कहा, फिर तुम राडर को क्यों साथ लेकर आए हो? इनको साथ लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? तनवीर ने कहा, ऐसा तो सिर्फ हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर किया जा रहा है, न जाने वहाँ कैसे हालात पेश आए, हो सकता है कि वाकई लाशों की नुमाइश भी करनी पड़े। इमरान ने जवाब दिया और सफ्तर और तनवीर ने सर हिला दिए। लेकिन इमरान साहब, ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि जेकार्ड होदाए, हो सकता है कि वो अपने किसी आदमी को भेज दे जो आपको शनाख्त कर सकता हो। हावर ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डीन तो मुतमईन हो गया था, लेकिन इस चिकाट की वजह से ये सारा खेल शुरू हुआ है। बहरहाल वहां पहुंचे तो सही, फिर जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने कहा और हेलीकॉप्टर में खामोशी तारी हो गई। इन्हें नाराग से रवाना हुए आज दूसरा रोज़ था और इस वक्त वो खलीज मेक्सिको को क्रॉस करते हुए जज़ायर गरबुल हिंद के करीब होते जा रहे थे और फिर तकरीबन 6 घंटे के मज़ीद सफ़र के बाद वो इस इलाके के सबसे बड़े जजीरे रॉबर्टो पर पहुंच गए। चूंकि रॉड्रिक का ये सारा इलाका देखा हुआ था, इसीलिए उसने शहर से कुछ दूर एक छदरे से जंगल में हेलीकॉप्टर उतार दिया। यहाँ हमें किसी होटल में रहना होगा, इमरान ने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए कहा। यहाँ प्राइवेट रहायशगाह भी मिल सकती है, मैंने इसीलिए यहाँ हेलीकॉप्टर उतारा है क्योंकि ऐसी रहायशगाहें यहाँ से करीब हैं। शिकारी लोग ऐसी रहायशगाह मुख्तसर अरसे के लिए हासिल कर सकते हैं, वहाँ उन्हें तन्हाई के साथ साथ हर किस्म की सहूलत भी मिल जाती है। रॉड्रिक ने कहा, गुड, फिर जाकर एक रहायशगाह हासिल करो, हम यहीं ठहरते हैं। इमरान ने कहा तो रॉड्रिक सर हिलाता हुआ दाएं तरफ को आगे बढ़ता चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। आइए हेलीकॉप्टर पर वहां चलते हैं, मैंने सबसे बड़ी रहायशगाह हासिल की है, वहाँ 2 कारें भी मौजूद हैं और बाकी हर किस्म का सामान भी। रॉड्रिक ने वापस आकर कहा तो इमरान ने इस बात पे सर हिला दिया और फिर जब थोड़ी देर बाद रॉड्रिक ने एक वसीअ अरीज अहाते के अंदर हेलीकॉप्टर उतारा तो वहाँ वाकई 2 गैराज बने हुए थे जिनमें कारें भी मौजूद थीं। अहाते के अंदर बनी हुई इमारत भी जदीद तामीर शुदा थी। कमरे हर किस्म के साजो सामान से सजे हुए थे। मुसलसल सफ़र की वजह से वो चूँकि थके हुए थे, इसीलिए इमरान ने रॉड्रिक को साथ लिया और बाकी साथियों को उसने आराम करने का कहा और खुद वो रॉड्रिक के साथ कार में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गया। कार की ड्राइविंग सीट पर भी रॉड्रिक था। ईगल्स बार तुमने देखा हुआ है? इमरान ने कहा, जी हाँ, इस इलाके का सबसे बड़ा बार है, रॉड्रिक ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात पे सर हिला दिया। ये प्रोग उसका मैनेजर है, उसे टटोलना पड़ेगा। जिस तरह डीन ने उसका हवाला दिया उसका मतलब है कि ये उसका खास आदमी है, इमरान ने कहा और रॉड्रिक ने मुंह से जवाब देने की बजाय इस बात में सर हिला दिया और थोड़ी देर बाद कार शहर में दाखिल हो गई। हादसा बड़ा और जदीद शहर था। मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद एक 4 मंजिला वसीअ अरीज इमारत के सामने पहुंचकर रॉड्रिक ने कार कंपाउंड गेट पे मोड़ी और फिर उसे एक तरफ बनी हुई इमारत की तरफ ले जाने लगा। ये बार है या होटल? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेन हॉल बार है और बाकी रहायशी कमरे हैं जो सियाहों को बुक किए जाते हैं। बार के अलावा
باقی تمام سرگرمیاں اوپر والی منزلوں میں ہی ہوتی ہیں، راڈرک نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترے اور واپس مڑ کر اصل عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ مین ہال واقعی بے حد وسیع تھا اور ایک طرف فلور بنا ہوا تھا جبکہ باقی سارا ہال بار تھا۔ شراب کی تیز بو اور منشیات کا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مینیجر کا دفتر کہاں ہے؟ راڈرک نے ایک ویٹر کو روک کر پوچھا۔ بائیں ہاتھ پر گیلری کے اندر، ویٹر نے جواب دیا اور راڈرک اور عمران دونوں اس طرف کو بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مینیجر کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ چوڑے چہرے اور چوڑے جسم کا مالک مینیجر شکل و صورت سے ہی چٹا ہوا گنڈا لگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بائیں طرف ایک نیلے رنگ کا ستارہ کھال کے اندر گدا ہوا تھا جس میں شاید چمکدار رنگ بھرا گیا تھا کہ وہ ستارہ ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں عمران اور راڈرک پر جمی ہوئی تھیں۔ کمرے میں اس وقت دو مسلح افراد بھی ایک طرف دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ میرا نام فرانکو ہے اور یہ میرا ساتھی ہے راڈرک، ہم ناراک سے آئے ہیں، عمران نے آگے بڑھ کر فرانکو کے لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور فرانکو کا نام سنتے ہی پراگ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ آئیے تشریف رکھیے، مجھے چیف نے اطلاع دے دی تھی، پراگ نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ان کا نام راڈرک ہے، عمران نے کہا اور پراگ نے راڈرک سے بھی ہاتھ ملایا۔ تم جاؤ اور سنو، 3 ہارس کی 3 بوتلیں بھجوا دو فوراً، پراگ نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان دونوں مسلح افراد سے کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے باہر چلے گئے۔ تمہارے چیف ڈین نے تمہیں کیا ہدایات دی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی، انہوں نے کہا کہ آپ جو کہ ناراک کے بہت بڑے آدمی ہیں، جیسے ہی یہاں پہنچیں آپ کو انتہائی عزت و احترام دیا جائے اور اس کے بعد انہیں کال کر کے اطلاع دی جائے اور آپ سے باقی بات کرائی جائے، پراگ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ لیکن جب تک میں نہ کہوں تم نے اسے کال نہیں کرنا، میں پہلے تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ جی، آپ حکم فرمائیں، آپ کی خدمت تو میرا فرض ہے، پراگ نے کہا۔ اس کا لہجہ اس قدر مودبانہ تھا کہ عمران سمجھ گیا کہ ڈین نے اسے خاص طور پر ہدایات دی ہیں، ورنہ اس قسم کے گنڈے اس قدر مودبانہ لہجہ اختیار کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ ایگلز پارک کا مالک ڈین ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، چیف ہی مالک ہیں، بلکہ یہ کیا، یہاں کے بڑے بڑے سب ہوٹلوں اور باروں کے وہی مالک ہیں، وہ بہت بڑے آدمی ہیں جناب، پراگ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران مزید کوئی بات کرتا، دروازہ کھلا اور ایک نیم عریاں لڑکی ٹرے میں شراب کی 3 بوتلیں رکھے اندر داخل ہوئی اور اس نے بڑی ادا سے مسکراتے ہوئے ایک ایک بوتل ان تینوں کے سامنے رکھ دی اور پھر پراگ کے اشارے پر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ یہ لیجئے جناب، یہ یہاں کی سب سے قیمتی شراب ہے، پراگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم صرف فرصت کے وقت پیتے ہیں، ہم تمہارا یہ تحفہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اطمینان سے اس سے لطف اندوز ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، جیسے آپ کی مرضی جناب، آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے یہاں آپ کے لیے خصوصی انتظامات کرا لیے ہیں، پراگ نے چونک کر کہا۔ ہمارے ساتھ لاشیں ہیں اس لیے ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، عمران نے جواب دیا۔ لاشیں؟ کیا مطلب؟ پراگ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کا مطلب ہے ڈین نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، پراگ نے جواب دیا۔ اوکے، تم چھوڑو یہ دوسرا مسئلہ ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں سے سانکارا جانے کے لیے کیا ذریعہ استعمال کرتے ہو، عمران نے کہا۔ وہاں تو جناب کوئی نہیں جا سکتا، چیف کے آدمی یا چیف کبھی کبھار خود اپنے خصوصی ہیلی کاپٹر پر یہاں آتے ہیں، پراگ نے جواب دیا۔ تم یہاں کے رہائشی ہو؟ میرا مطلب ہے آپ یہاں کے رہائشی ہیں یا کسی اور علاقے سے آئے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ میرے آباء و اجداد یہاں کے رہائشی ہیں جناب، پراگ نے جواب دیا۔ اور تم اپنے چیف کے وفادار بھی ہو، کیا تم میرے سامنے حلف لے سکتے ہو، عمران نے کہا۔ حلف؟ کیا مطلب جناب، میں سمجھا نہیں آپ کی بات، پراگ نے حیران ہو کر کہا۔ اس بات کا حلف کہ تم واقعی اپنے چیف ڈین کے وفادار ہو اور اس کے مفادات کا ہر صورت میں تحفظ بھی کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ جی بالکل، پراگ نے کہا اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ حلف لے کر وفاداری کا اعلان کر دیا۔ یہاں ہماری بات چیت کہیں سنی تو نہیں جا سکتی، عمران نے لہجے کو قدرے پراسرار بناتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، یہاں جب تک میں خود نہ کہوں کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا، دونوں مسلح محافظ باہر دروازے پر موجود ہیں اور یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، پراگ نے جواب دیا۔ لیکن اب اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ تو سنو پراگ، میرا دوست ڈین اس وقت شدید خطرے میں ہے، اسرائیل سے ایک آدمی جیکارڈ بظاہر اس کا دوست بن کر اپنے گروپ سمیت وہاں آیا ہے، لیکن دراصل اس کا تعلق ڈین کے ایک مخالف گروپ سے ہے اور اس کا مقصد ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنا ہے۔ لیکن
डीन को उसने ऐसा चक्कर दे रखा है कि वो उसे अपना दोस्त समझता है। मैं इस जगार्ड की असलियत डीन के सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे फ़ोन या ट्रांसमीटर पर कुछ बताया तो जेकार्ड फ़ौरन हरकत में आ जाएगा और फिर डीन लामहला उसके हाथों मारा जाएगा। डीन को बचाने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने साथियों समेत खुफिया तौर पर सानकारा पहुँच जाऊँ, किसी ऐसे ज़रिए से जिससे वहाँ मौजूद डीन और जेकार्ड को मालूम ना हो सके, ताकि मैं इस जेकार्ड पर पहले काबू पा लूँ, फिर उसकी असलियत सामने लाऊँ। वहाँ के हिफाजती इंतज़ामात का मुझे इल्म है। वहाँ आम तरीके से किसी सूरत ही नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन यहाँ के रहने वाले बहरहाल ऐसे रास्तों से वाकिफ़ होंगे जिससे खुफिया तौर पर वहाँ पहुँचा जा सकता है, और ये डीन की ज़ात और हेडक्वार्टर की बका के लिए ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाएं, जेकॉर्ड को इसका इल्म ना हो सके। इमरान ने कहा, जनाब ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है, वहाँ तो इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। प्राग ने सोचने के से अंदाज में कहा, ज़ेरे आब रास्ते तो होते हैं। इमरान ने कहा, ज़ेरे आब क्या मतलब? ज़ेरे आब कैसे रास्ते होते हैं? आपका मतलब आप दोस्त से हैं? प्राग ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें शायद इन बातों का तजर्बा नहीं है। गोताखोरी के ज़रिए भी वहाँ ज़ेरे आब रहकर पहुँचा जा सकता है। मसला ये है कि वहाँ कोई ऐसा रास्ता या दरार हो जो कि जजीरे के अंदर जा निकलता हो। ज़ेरे आब रास्तों से मेरा मतलब ये था। इमरान ने कहा, ओ जनाब, वाकई आपकी बात में आप समझ गया हूँ। मुझे तो वाकई इसका तजर्बा या इल्म नहीं है, लेकिन रोमानों की सारी ज़िंदगी इन्हीं धंधों में गुजरी है, वो ऐसे रास्तों से बाखूबी वाकिफ़ होगा। प्राग ने कहा, तो इमरान चौंक पड़ा। रोमानो कौन है? इमरान ने कहा, बूढ़ा आदमी है, किसी ज़माने में बहरी कज़ाक भी रहा है, इंतहाई घाघ आदमी है, गरबुल हिंद के तमाम जजीरों के एक एक चप्पे से वाकिफ़ है। प्राग ने जवाब दिया, गुड, उससे मुलाकात कहाँ हो सकती है? इमरान ने कहा, उसके पास जाना पड़ेगा, वो बूढ़ा आदमी है, कहीं आता जाता नहीं है, दौलत उसके पास बेशुमार है, इसीलिए ऐश कर रहा है। प्राग ने जवाब दिया, क्या तुम्हारे कहने पर वो सही मालूमात मुहैया कर देगा? इमरान ने कहा, बिल्कुल जनाब, वो मेरी बड़ी इज्जत करता है, क्योंकि उसकी दौलत की वजह से यहाँ के बदमाश उसके साथ रहते हैं। उसने मुझसे मदद मांगी और यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई हरकत नहीं करता। मैंने सबको मना कर दिया कि कोई उसकी तरफ मैली आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तब से वो बेहद खुश है। वैसे जनाब, सच पूछें तो मैंने ऐसा उसकी खूबसूरत बेटी की वजह से किया था, वरना तो सबसे पहले उसकी सारी दौलत पर मैं खुद कब्जा कर लेता, लेकिन उसकी बेटी इंतहाई खूबसूरत थी और मैंने उससे दोस्ती कर ली थी। प्राग ने उन्नों के से अंदाज में बात करते हुए कहा, खूबसूरती का क्या मतलब? इमरान ने कहा, वो एक एक्सीडेंट में मर गई। प्राग ने जवाब दिया, ओ बहरहाल चलो, हमारे साथ वक्त बेहद कम है, वो जेकार्ड किसी भी वक्त कोई भी हरकत कर सकता है। इमरान ने कहा, ठीक है जनाब, मैं अभी चलता हूँ। प्राग ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, और थोड़ी देर बाद वो बार से बाहर आ गए। हमारे पास कार है, इस पर चलते हैं, हम तुम्हें अपनी रहाइश गाह भी दिखा देंगे और फिर तुम्हें वहां से वापस भी यहाँ छोड़ देंगे। इमरान ने कहा, तो प्राग मान गया और चंद लम्हों बाद वो इमरान के साथ उनकी कार में बैठा कंपाउंड गेट से बाहर आ गया। रॉड्रिक ड्राइविंग सीट पर था। रोमानो की रहाइश आस्टर कॉलोनी में है, क्या आपको इसका रास्ता आता है? प्राग ने रॉड्रिक से कहा, हाँ, मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं। रॉड्रिक ने जवाब दिया और प्राग ने इस्पात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो एक रहायशी कॉलोनी में पहुंच गए। रोमानो की कोठी का तर्ज तामीर तो कदीम था, लेकिन कोठी खासी बड़ी और शानदार थी। मुलाजिम ने प्राग को देखते ही कोठी का फाटक खोल दिया और रॉड्रिक कार अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ा लेकिन मजबूत जिस्म का आदमी ड्राइंग रूम में पहुंच गया। प्राग, तुम और इस तरह अचानक? खैरियत? बूढ़े के लहजे में हैरत थी। ये मेरे खास मेहमान हैं, बल्कि हाँ सुलह समझो, चीफ डीन के इंतहाई गहरे दोस्त हैं, जनाब फ्रांको, और ये उनके साथी हैं रॉड्रिक। नाराज से आए हैं, उन्हें तुमसे काम है। प्राग ने तारुफ कराते हुए कहा, मुझसे? ओ मगर बहरहाल हुक्म करें, प्राग के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पहले आप बताएं कि आप क्या पीना पसंद करेंगे? रोमानो ने मुसाफिया करने के बाद सोफे पर बैठते हुए कहा, फ़िलहाल कुछ नहीं, हमारी प्राग से तफसीली बातचीत हो चुकी है, मसला खुफिया है, इसलिए आप कोई तफसील नहीं पूछेंगे। मुख्तसर ये कि हम सानकारा में इस तरह दाखिल होना चाहते हैं कि वहाँ मौजूद किसी आदमी को इसका इल्म ना हो सके। इमरान ने कहा, सानकारा? मगर वहाँ तो इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। प्राग से मुझे एक बार इन हिफाजती इकदामात का इल्म हुआ था, और वहाँ तो प्राग का चीफ रहता है। फिर बूढ़े रोमानों के लहजे में बेहद हैरत थी, इसीलिए तो कहा है कि आप तफसीलात ना पूछे। बहरहाल फिर भी मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि एक ख़ास वजह से प्राग के चीफ और मेरे दोस्त जीन का ये हेडक्वार्टर शदीद खतरे में है, और अगर हमने उसे ट्रांसमीटर या फ़ोन पर इत्तला देने की कोशिश की तो खतरा फौरी वकूअ पज़ीर हो जाएगा। इसीलिए हम डीन
اور اس کے ہیڈ کوارٹر کو بچانے کے لیے خفیہ طور پر وہاں جانا چاہتے ہیں۔ حفاظتی انتظامات اپنی جگہ، لیکن زیر آب راستے اگر مل جائیں تو ہم خفیہ طور پر وہاں پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ زیر آب راستے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، رومانو نے کہا۔ دیکھیے، حفاظتی انتظامات کے لحاظ سے وہاں واچ ٹاورز بنے ہوئے ہیں جن پر انتہائی طاقتور دوربینیں فٹ ہیں اور کمپیوٹر کنٹرول میزائل، اسی لیے کوئی بھی لانچ یا جہاز وہاں نہیں جا سکتا۔ اگر وہاں جائے تو اسے 2 کلومیٹر کے فاصلے تک ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم غوطہ خوری کے لباس پہن لیں اور اسلحہ لے کر پانی کے اوپر یا اندر تیرتے ہوئے جزیرے تک پہنچ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جزیرے کے چاروں طرف ہار دار تاریں لگائی گئی ہیں اور دیگر حفاظتی انتظامات بھی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جزیروں میں ایسی کھاڑیاں یا دراڑیں ہوتی ہیں جو گہرائی اور زیر آب ہونے کی وجہ سے عام طور پر دکھائی نہیں دیتی، اور کوئی نہ کوئی کھاڑی یا دراڑ ایسی ہوگی جو جزیرے کے اندر جا کر نکلتی ہوگی، انہیں زیر آب راستے کہا جاتا ہے۔ ہم کسی ایسے راستے کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں اور پراگ کے کہنے کے مطابق آپ حتمی معلومات مہیا کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ میں اب آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، واقعی ایسے زیر آب راستے موجود ہیں، میں خود طویل عرصے تک انہیں استعمال کرتا رہا ہوں۔ میں ٹھہریں ایک نقشہ لے کر آتا ہوں، یہ میرا اپنا تیار کردہ نقشہ ہے جو بحری قزاقی کے دوران میں نے خود بنایا تھا، ان میں ان سارے راستوں کی تفصیل موجود ہے، رومانو نے کہا، اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ واہ، پھر تو پراگ نے آپ کی درست تعریف کی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پراگ میرے محسن ہیں، ان کی وجہ سے تو میں یہاں اطمینان بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ بہرحال آپ بیٹھیے، میں نقشہ لے کر آتا ہوں، رومانو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر وہ تیزی سے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کی آمد 15-20 منٹ بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ تھا جو ہاسا بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے کاغذ میز پر رکھ کر کھولا، اس پر واقعی جزیرے سانکارا کا سارا نقشہ ہاتھ سے بنا ہوا تھا۔ میں نے سب جزیروں کے اسی طرح نقشے بنائے تھے، اس وقت یہ میرے بہت کام آتے تھے، اب تو بیکار ہو گئے ہیں۔ ان میں سے اسے ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگ گیا ہے، اسی لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا، رومانو نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھے سمجھائیں، عمران نے کہا۔ اور پھر رومانو نے زیر آب راستوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ رومانو نے چونکہ اپنے لیے نقشہ تیار کیا تھا اور ویسے بھی وہ کوئی ماہر نقشہ نویس نہیں تھا، اسی لیے نقشہ بھی اناڑیوں کے انداز میں بنایا گیا تھا اور اس پر الٹے سیدھے نشانات لگائے گئے تھے، لیکن چونکہ رومانو خود وضاحت کر رہا تھا اس لیے عمران اس نقشے کو سمجھ رہا تھا۔ پھر کافی دیر تک مغز ماری کے بعد عمران نے 2 ایسے راستوں کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم کر لیں جو اس کے خیال کے مطابق زیادہ بہتر تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے راستوں کے بارے میں بھی اس نے ضروری معلومات حاصل کر لیں تاکہ اگر کسی وجہ سے ان راستوں کو بند کر دیا گیا ہو تو وہ دوسرے راستوں کو استعمال کر سکے۔ اوکے مسٹر رومانو، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب ہمیں اجازت، اور یہ نقشہ ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لے جائیے، میرے لیے تو اب یہ بیکار ہے، رومانو نے کہا، اور عمران نے اس کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے مصافحہ کر کے وہ کار میں بیٹھ کر اس کی کوٹھی سے باہر آ گئے۔ اب پہلے اپنی رہائش گاہ پر چلو تاکہ مسٹر پراگ کو اپنی رہائش گاہ دکھا دی جائے، عمران نے کہا، اور راڈرک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں غوطہ خوری کا جدید سامان تو مل ہی جاتا ہوگا، عمران نے کہا۔ بالکل مل جاتا ہے جناب، پراگ نے کہا، اور لانچ وغیرہ بھی مل سکتی ہے، عمران نے پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب بندوبست کر دوں گا، پراگ نے جواب دیا۔ پھر پہلے یہ سارے انتظامات مکمل کر لیں، پھر رہائش گاہ پر جائیں گے، میں یہ کام فوری کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیکارڈ کسی بھی لمحے حرکت میں آ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ جیسے آپ کا حکم، پراگ نے جواب دیا۔ تو عمران نے راڈرک کو واپس ایگل اسپار چلنے کا کہہ دیا اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد ایک بار پھر وہ کار میں سوار رہائش گاہ کی طرف بڑھے جا رہے تھے تو کار کی ڈگی میں 4 انتہائی جدید ترین غوطہ خوری کے لباس، جدید اور ضروری اسلحہ وغیرہ موجود تھے اور ایک مضبوط لانچ جزیرے کے گھاٹ پر پہنچ چکی تھی۔ آپ تو شاید فوری جانا چاہتے تھے، پھر رہائش گاہ پر جا کر کیا کروں گا، پراگ نے کہا۔ وہاں ہمارا ہیلی کاپٹر موجود ہے، اسے ہم تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پراگ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رہائش گاہ پہنچ کر عمران نے پراگ کا اپنے ساتھیوں سے تعارف کرایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکالا، اور اس سے پہلے کہ پراگ کچھ سمجھتا عمران نے ٹریگر دبا دیا اور گولی ٹھیک پراگ کے دل پر پڑی اور پراگ چیخ مار کر الٹ کر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں اور چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران اسے اس طرح بھی گولی مار سکتا ہے، اور گولی چونکہ سیدھی دل میں اتر گئی تھی اسی لیے وہ زیادہ دیر تڑپ بھی نہ سکا تھا۔ راڈرک اور عمران کے ساتھی خاموش کھڑے تھے۔
یہ انتہائی اناڑی آدمی ہے، اسی لیے اس کی موت ضروری تھی، ورنہ یہ لازماً ڈین کو فون کر دیتا یا ڈین اسے کال کر کے ہمارے متعلق پوچھتا تو یہ بتا دیتا یا کوئی ایسی بات کر دیتا کہ ہماری ساری کارروائی ان تک پہنچ جاتی اور پھر ہمیں یقینی موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ عمران نے ریوالور واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور راڈرک اور دیگر ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران صاحب، آپ نے 4 غوطہ خوری کے لباس خریدے ہیں، وہاں پراگ کی وجہ سے میں پوچھ نہیں سکا، کیا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے؟ راڈرک نے کہا، نہیں، تم ہمارے لانچ پر سوار ہونے کے بعد یہاں واپس آؤ گے اور ہیلی کاپٹر لے کر واپس چلے جاؤ گے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کو واپسی کے وقت بھی تو ہیلی کاپٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کی واپسی تک یہیں رہوں۔ راڈرک نے جواب دیا، نہیں راڈرک، تمہاری یہاں موجودگی کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم جس مشن پر جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، اسی لیے تمہیں فوری واپس جانا ہوگا۔ اس پراگ کی لاش کو جنگل میں کسی جگہ پھینک دینا، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو راڈرک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔